दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय होगा बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसके भीतर जो शीत युद्ध चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस शीत युद्ध में पाला खिंचा हुआ है। पाले की एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और चिराग पासवान और उनका दल है। पाले की दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और एनडीए की बाकी सभी शक्तियां पाले के दूसरी तरफ हैं। पहले हम जो एनडीए गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होने वाला है, जिसकी तकरीबन अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उसी से ये जो शीत युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी क्या शक्ल उभरती हुई लग रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने लाख कोशिशें कर ली हैं, आज तक हर तरह का दांव चला लिया है, लेकिन वह एक व्यक्ति की अहमियत कम नहीं कर पाई है और यही है इस शीत युद्ध की मुख्य वजह। उस शख्स का नाम जिसकी अहमियत भारतीय जनता पार्टी कम नहीं कर पाई है, उसका नाम है नीतीश कुमार। अब सीट बंटवारे का एनडीए का फार्मूला भी सामने आ गया है। नीतीश को भाजपा आज भी अपने से बराबर सीटें देने के लिए मजबूर है। सूत्र बता रहे हैं कि 103 सीटें भाजपा को मिलेंगी और इतनी ही नीतीश के हिस्से में आएंगी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 10, उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चे को 8 और चिराग पासवान को मिलने वाली सीटों की संख्या अभी अधर में है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा द्वारा बिहार पर महाराष्ट्र का मॉडल थोपने की कोशिश अब अंतिम रूप से नाकाम हो गई है? आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे में भाजपा ने सहयोगी दलों से बहुत ज्यादा बड़े प्रतिशत में टिकट प्राप्त किए थे, दबाव डालकर टिकट लिए थे। अमित शाह ने खास तौर से वहां जाकर बाकी सहयोगी दलों से कहा था कि आपको ये टिकट नहीं मिलेंगे, ये सारे टिकट भाजपा को मिलेंगे। और उस टिकट बंटवारे से ही स्पष्ट हो गया था कि चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को ही भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार मुगालते में रहे कि जो भी हो उन्हें फिर से मौका मिल सकता है, पर बाद में वे ठन गोपाल हो गए। चूंकि बिहार में भाजपा को नीतीश को बराबर का हिस्सा देना पड़ा है, इसलिए नीतीश और उनसे हमदर्दी रखने वाली राजनीतिक शक्तियों को भी यह गलतफहमी हो सकती है कि शायद भाजपा ने अब किसी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा त्याग दिया है। लेकिन एनडीए के पार्टनर शिंदे की तरह बिहार में एनडीए के पार्टनर शिंदे की तरह इस मुगालते में नहीं है। वे सतर्क हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा का यह मंसूबा कामयाब न होने पाए। वे भाजपा की ट्विन ट्रैक पॉलिसी यानी दोहरी रणनीति को भाप गए हैं। एनडीए के कुछ घटक दल चिराग पासवान को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। 2020 में भाजपा के 74 विधायक जीते थे और चिराग पासवान द्वारा बगावत करवाकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को 23 पर सीमित करने की चाल चली थी। इस छलपूर्ण राजनीति की कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। जुलाई में चिराग ने कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे गठजोड़ में रहने में अफसोस है जिसमें नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है। चिराग का यह वक्तव्य बताता है कि शायद ये भी भाजपा के महाराष्ट्र मॉडल के पक्ष में काम कर रहे हैं ताकि नीतीश का राजनीति से पत्ता हमेशा के लिए साफ हो सके। चिराग मुख्यमंत्री के पद पर पहले अप्रत्यक्ष दावा कर रहे थे, लेकिन अब वे खुलकर यह दावा करने लगे हैं। उनकी हालिया सभा में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारेबाजी भी करवाई गई। केंद्रीय मंत्री रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करना और आरक्षित की बजाय सामान्य सीट से लड़ने की दावेदारी करना घटक दलों की चिंता को और बढ़ाता है। उन्हें लग रहा है कि भाजपा पिछली बार से कुछ अलग ढंग से चिराग का नीतीश विरोधी इस्तेमाल करना चाहती है। दरअसल सीटों के बंटवारे से यह मतलब किसी कीमत पर नहीं निकाला जा सकता कि भाजपा चुनाव जीतने की सूरत में नीतीश के सिर पर ही एक बार फिर मुख्यमंत्री का ताज रखेगी। सीटों का बंटवारा तो भाजपा की नीतीश विरोधी रणनीति का पहला चरण है, जो जाहिर है कि उस तरह कामयाब नहीं हो पाया जिस तरह वो चाहती थी। सीटों के बंटवारे के बाद नीतीश को निपटाने की रणनीति का दूसरा चरण शुरू होगा। क्योंकि इस बार भाजपा की तरफ से यह इरादा छिपाने की कोई खास कोशिश भी नहीं हो रही है, इसलिए एनडीए के पार्टनर दलों में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है।
इन सभी सहयोगी दलों में से कोई भी भाजपा की तरह मुसलमान विरोधी नहीं है। न ही ये दल पारंपरिक रूप से ऊंची जातियों के वोटों के कोई खास तलबगार हैं। इनके उम्मीदवार अगली जातियों के मतदाताओं के बीच चुनाव प्रचार करके अपना समय बर्बाद करना भी उचित नहीं समझते। उनका मानना है कि भाजपा के साथ जुड़ने से उनके उम्मीदवारों को ऊंची जातियों की वोट मिल जाने चाहिए। इससे ज्यादा उनमें भाजपा के प्रति कोई रुचि नहीं है। यह तो वे किसी कीमत पर नहीं चाहते कि भाजपा नीतीश का पत्ता साफ कर दे और महाराष्ट्र की तरह अपना बंदा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दे। यानी वे इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि भाजपा टिकट बंटवारे में तो महाराष्ट्र का मॉडल नहीं चला पाई, लेकिन चुनाव के बाद उसका मंसूबा महाराष्ट्र मॉडल करने का ही है, जिसे नाकाम करने की कोशिश इस समय एनडीए की भीतरी राजनीति की मुख्य गतिविधि बन गई है। एनडीए के घटक दलों में भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर दावा करने या गठबंधन में सत्ता के असंतुलन को लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। भाजपा के कुछ बयानों और रणनीतियों ने संशय पैदा कर दिया है। इन दलों और नीतीश की पार्टी जनता दल यू की तरफ से बगावत टालने के लिए भाजपा को कहना पड़ रहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। किसी को शक न हो और एनडीए की एकता कायम रहे, इसलिए भाजपा ने अगस्त में एनडीए की जो 14 कमेटियां गठित की, उनमें भी जनता दल यूनाइटेड को बराबर की भूमिका दी गई। अक्टूबर में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जहां पंचायत स्तर तक सभी घटक दलों में, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में समन्वय पर जोर दिया गया। ऊपरी तौर पर एकता का यह नजारा ठीक लगता है, लेकिन इसने घटक दलों की चिंता कम नहीं की। इसका कारण है अमित शाह का बयान और भाजपा के महाराष्ट्र मॉडल की आशंका, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। पिछले साल दिसंबर में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम साथ बैठकर फैसला लेंगे। यह फैसला नीतीश के सीएम फेस पर होना था। इस वक्तव्य से महाराष्ट्र की तरह भाजपा के सीएम पद पर दावा करने की आशंका पैदा हो गई। महाराष्ट्र में महायुति ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। इस बयान से जनता दल यूनाइटेड के नेता निराश हुए, और जब उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की और भाजपा को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसने तुरंत सफाई दी। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना था कि नीतीश एनडीए के लिए अपरिहार्य हैं और भाजपा को इसमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, जो भी हो। लेकिन भाजपा का यह रवैया और अमित शाह का यह बयान घटक दलों में असुरक्षा पैदा कर गया, क्योंकि अगर एमएलए की विधायकों की संख्या देखी जाए तो भाजपा बिहार में जनता दल यूनाइटेड से बड़ी पार्टी है। बीजेपी बिहार में लंबे समय से अपने किसी मजबूत स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित करने की जुगाड़ में है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन तब भी उसे नीतीश को सीएम बनाना पड़ा, क्योंकि उनके पास ओबीसी ईबीसी मजबूत वोट बैंक था। अब बीजेपी को लगता है कि नीतीश के बिना गठबंधन कमजोर तो हो सकता है, लेकिन उन्हें हटाकर अपना चेहरा लाने का मौका भी उसके पास है। अप्रैल 2025 में बीजेपी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए संसदीय बोर्ड की मंजूरी की शर्त जोड़ दी, जिससे अस्पष्टता पैदा हो गई। भाई, संसदीय बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। सवाल इस बात का है कि जिस संसदीय बोर्ड की मंजूरी की बात शर्त भाजपा ने जोड़ी, वो तो भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वो अपने संसदीय बोर्ड से क्या पास कराती है, क्या पास नहीं कराती है। उसके आधार पर तो बिहार में एनडीए के जो घटक दल है वो अपनी राजनीति नहीं कर सकते। दूसरे, जेडीयू को गिरिराज सिंह जैसे भाजपा नेताओं के बयानों से भी लगता है कि बीजेपी नीतीश के कद को कम करके आंक रही है, लेकिन फिलहाल उन्हें हटाने का जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। मई में नीतीश ने खुद भी कहा था कि वे एनडीए में तो रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर बीजेपी की चुप्पी से उनके अपने दल में तनाव पैदा हो गया है। दोस्तों, अमित शाह के इस वक्तव्य की घटक दलों पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। पहली, वे जनता दल यूनाइटेड के भविष्य के प्रति चिंतित हो गए। उन्हें उपेंद्र कुशवाहा, सबसे ज्यादा चिंता उपेंद्र कुशवाहा के जरिए व्यक्त हुई। कुशवाहा नीतीश के पुराने साथी हैं। उन्होंने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक खुली सलाह दी। उन्होंने नीतीश के बेटे निशांत कुमार को पार्टी के नेतृत्व में लाने की वकालत की। कुशवाहा का मानना है कि नीतीश कुमार, जो 74 वर्ष के हो चुके हैं और 75वीं में चल रहे हैं, अब पार्टी का सक्रिय नेतृत्व संभालने की स्थिति में नहीं रहे हैं।
यदि समय रहते उत्तराधिकारी यानी निशांत कुमार को नेतृत्व नहीं सौंपा गया तो जनता दल यूनाइटेड को अपूरणीय नुकसान हो सकता है और पार्टी खत्म भी हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड के भी कई अन्य नेता निशांत को पार्टी में लाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को नई ऊर्जा और युवा चेहरा चाहिए। देखिए, ये एक खास बात नहीं लगती क्या कि कुशवाहा वैसे तो जनता दल यूनाइटेड में नहीं है और अपनी अलग पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वे इस तरह से बोलते हैं मानो वे जेडीयू के ही प्रवक्ता हों और नीतीश के सबसे ज्यादा खैरख्वाह हों। उन्होंने आगे बढ़कर अपने सुझाव को जेडीयू के हजारों कार्यकर्ताओं की सामूहिक राय भी बता दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के नेतृत्व में बनने वाली सत्ता पर पूरा कब्जा करने से रोकने के लिए एनडीए के भीतर कितनी बेचैनियां हैं। वो लोग एनडीए में रहना चाहते हैं, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक सामाजिक गठबंधन दिखाई पड़ता है, भाजपा के जरिए उन्हें ऊंची जातियों के वोट मिलते हैं। लेकिन वे ये नहीं चाहते कि जनता दल यूनाइटेड, जो उनके और भाजपा के बीच में बफर का काम करता है, वो सीन से पूरी तरीके से गायब हो जाए और भाजपा बेरोक टोक बिहार की सत्ता का उपभोग करने लगे। खास बात यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को छोड़कर अन्य घटक दलों को भी जेडीयू के भीतर, अन्य घटक दलों को जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो परिवर्तन हुए हैं उनको लेकर भी चिंता है। मसलन उनका मानना है कि आज का जदयू पहले का जदयू नहीं है, वो ऐसे नेताओं से भरा हुआ है जो दरअसल इस पार्टी में भाजपा का ही खेल खेल रहे हैं। इनमें ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर है। वे संसद में जब बोलते हैं तो इस अंदाज में जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के नहीं बल्कि भाजपा के ही सांसद हों। दूसरी प्रतिक्रिया यह हुई है अमित शाह के वक्तव्य पे, घटक दलों ने सीटों के लिए सौदेबाजी के मामले में अपना रुख कड़ा कर लिया है। जून में चिराग पासवान ने 30 सीटों की मांग की, जबकि भाजपा उन्हें 22 से 25 सीटें ही देना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, ने भी अधिक सीटें मांगी और जीतन राम मांझी, जो हम के नेता हैं, ने स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अप्रैल में सीटों की अदला बदली पर सहमति तो बनी, लेकिन जातिगत समीकरण बनाए रखने की शर्त पर। सितंबर में भाजपा ने दिल्ली में बैठक बुलाई, जहां मुख्यमंत्री के चेहरे और उम्मीदवार चयन पर अंतिम फैसला हुआ। घटक दल चिंतित बने रहे कि भाजपा जीत के बाद सीएम मुख्यमंत्री पद हत्या लेगी, जैसा कि महाराष्ट्र में हो चुका है। एक जनता दल यूनाइटेड के नेता ने कहा कि नीतीश का वर्चस्व रहेगा, लेकिन भाजपा का ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स यानी दोहरी रणनीति चिंता का विषय है। दोस्तों, भाजपा की एक निगाह हमेशा नीतीश की नई चाल पर रहती है। वह जानती है अगर नीतीश ने जरा भी असुरक्षा महसूस की तो वे पाला बदलने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। वे भाजपा को कई बार पटखनी दे चुके हैं। भाजपा को एक डर यह भी है कि अगर कहीं विधानसभा इस बार बाकायदा त्रिशंकु हो गई तो नीतीश पूरी राजनीतिक चपलता के साथ तेजस्वी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश में जरा भी नहीं हिचकेंगे। एनडीए के भीतर चल रहे इस शीत युद्ध के बीच महागठबंधन भी सीट बंटवारे की कवायद में लगा हुआ है। उसकी पहली बैठक अप्रैल में पटना में हुई थी। वहां कांग्रेस ने 70 सीटें मांगी, वीआईपी ने 40, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जीतने योग्य के आधार पर समायोजन का फैसला किया। अनुमान है कि राष्ट्रीय जनता दल को 100 से 120 के बीच में सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 52 सीटें मिल सकती हैं। 52 सीटों का आधार यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने पिछली बार शायद 19 सीटें जीती थी और वो 30 से ज्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने उससे कहा है कि आप जिस सीटों पर दूसरे नंबर पे थे और सीटें जीती थी उनको जोड़ लीजिए, उनकी संख्या संभवतः 52 होती है, तो आप 52 सीटें ले लीजिए और बाकी सीटें दूसरे घटक दलों के बीच में बंट जाएंगी। यहां एनडीए की बीजेपी जेडीयू के बीच समानता वाली रणनीति की काट है। ये जो बंटवारा है, ये दरअसल महागठबंधन की तरफ से जो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो समानता वाला फार्मूला है, ये उसकी काट है। महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा जैसी जमीनी गतिविधियां चलाकर वोटरों से सीधा जुड़ाव करने की रणनीति पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मुसलमान यादव समीकरण को मजबूत करके वह एनडीए के कुर्मी कोयरी बैंक की भी काट कर रहा है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में तेजस्वी को 38% लोगों ने मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया। यह रेटिंग नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा है। बिहार का चुनाव जो भी हो, एक जटिल किस्म की टक्कर की तरफ इशारा कर रहा है।
गठबंधन और एनडीए के बीच एक फर्क खास किस्म का है। महागठबंधन के पास मुख्यमंत्री पद के लिए एक ही चेहरा है, तेजस्वी का। इस मामले में वहां तकरीबन एकता है। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने ही जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जाता है तो वो कभी उसका खंडन नहीं करते। यानी महागठबंधन के पास मुख्यमंत्री पद का एक ही चेहरा है, तेजस्वी यादव का, लेकिन एनडीए के पास मुख्यमंत्री पद के कम से कम 3 चेहरे हैं। एक चेहरा चिराग पासवान का है, जो जगह जगह अपने लिए नारे लगवाने लगे हैं। दूसरा चेहरा भाजपा का है, जो आज की तारीख में अदृश्य है, लेकिन कभी भी भाजपा आला कमान उसमें रंग भर के उसे प्रकट कर सकता है। उसकी मौजूदगी से कोई इनकार नहीं कर सकता। और तीसरा चेहरा है नीतीश का। इस प्रश्न पर सभी गौर कर रहे हैं कि क्या यह चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश की पारी का अंत घोषित करेगा, या 75वीं में चल रहे इस नेता में अभी राजसत्ता पाने की ऊर्जा बाकी है। नीतीश का अंत 2 तरह से हो सकता है। महागठबंधन को बहुमत मिल जाए या भाजपा नीतीश के नीचे से कुर्सी छीन ले। यानी इस चुनाव में नीतीश बाबू दोहरे दबाव में दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं की है। धन्यवाद। बिहार की राजनीति पर दोस्तों आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अब सामने जो चुनाव है वो बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो है तो बिहार का, लेकिन उसका महत्व राष्ट्रीय है। हम सब लोग इस बात के ऊपर सहमत होंगे। जाने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आता है, आपको सीधी बात अच्छी लगती है, तो आप नई परख को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए और जो भी सुझाव हमें देना चाहें बेखटके दीजिए, ताकि उनके आधार पर हम अपने काम को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।